देखिए, अगर तो इमरान खान को ये डराने की कोशिश करेंगे कोई गिरफ्तारी के डर से या मुकदमात के डर से, तो वो इमरान खान डरने वाले नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर ये फंस गए। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इन वारदातों में इजाफा हो रहा है। पिछले आप सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक का डेटा देखें तो 57,000 वारदातें हुई हैं, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी यहाँ, अगर ये तो भाग रहे हैं ना सारे के सारे लोकल बॉडीज से, ये जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोगों की जो है वो तवज्जो होगी जमात इस्लामी की तरफ। अब जो पहले लेटर आए वो जिस तरह भाई ने बताया कि रेट हायर साइड पे थे, तो उसकी वजह से जो अपना टेंडर जो है उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन आज के दिन आप देखें, आज 330 या 325 डॉलर में गंदम अवेलेबल है। और अगर आप इंसान नहीं हैं और आपका दिल मर चुका है, आपके एहसास मर चुके हैं, तो यकीन इस खबर का आप पर कोई असर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, ज़ाहिर बहुत सी मौज़ूआत हैं जो आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मौजूदा हुकूमत के साए तले जो आवाम की मुश्किलात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे शहबाज सरकार की काबीना के अरकान की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही अवामी मसाइल कम होने के बजाय काबीना की तरह बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी डॉलर की कदर मुसलसल इजाफे का भी सिलसिला जारी है। आटा बहरान जो कि मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और महंगाई जिसने आवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मगर शहबाज काबीना की तादाद अब 70 हो गई है। काबीना के 70 अरकान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नून लीग और PDM समेत सोशल मीडिया पर हर दम आवाम से मुखातिब रहने वाले नुमाइंदों और तर्जुमानों को कोई खबर है कि अशया खुर्दनोश के मुसलसल बढ़ते हुए निर्ख कहाँ पहुँचे हुए हैं? क्या इन्हें यह भी मालूम है कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद ज़मीन से लग गई है? और जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने रवा माह इसी यानी कि सितंबर में ही हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला कर लिया है, और एक दफ़ा फिर इमरान खान नवाज शरीफ पर तंज के तीर बरसा रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान आए तो मैं उनका तारीख़ी इस्तकबाल करूँगा। मुझे -1 फार्मूले के तहत साइट करने की कोशिश की जा रही है। उनको मालूम है कि इमरान खान के होते हुए मैच नहीं जीत सकते, ये इमरान खान कह रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है? और अगर इस कोशिश में हुकूमत कामयाब हो भी जाती है तो इसके फिर नताइज क्या होंगे? और नवाज शरीफ क्या आम इंतखाबात से पहले वतन वापस आ जाएंगे? और शहबाज शरीफ की काबीना अरकान की तादाद इमरान खान की काबीना से भी तजावुज़ कर गई है। क्या अब हुकूमत आवाम को कुछ डिलीवर करेगी, या वज़ीर आज़म कुछ दिनों बाद काबीना अरकान की पूरी सेंचुरी मुकम्मल करके कोई नया रिकॉर्ड कायम करेंगे? बल्कि ये भी बात करेंगे कि आज इमरान खान जो GIT के सामने पेश हुए, नोटिस तो कई दफ़ा दिए गए थे, लेकिन आखिरी बार जो ATC में समाअत हुई थी उसमें ये कहा गया था कि वो कोई ऐसा स्पॉट तय कर लिया जाए जो कि जिस पर दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हों, और GIT के सामने इमरान खान को पेश होना चाहिए। तो इमरान खान आज पेश हुए और तमाम सवालात के जवाबात भी उन्होंने दिए, और जो गुफ्तगू थी वो भी हमने आपको दिखाई। और इमरान खान इस वक्त तौसा में मौजूद हैं, जहाँ पर जो सैलाब सूरत हाल है उस पर बात कर रहे हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं, जहाँ पर पंजाब के कई इलाके, पंजाब के कई शहर सैलाब में डूबे हुए हैं, तो उस वक्त भी सियासत हो रही है। और एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि इस वक्त हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन सियासत पूरी तनदही से की जा रही है। पंजाब हुकूमत को साइड पर करने की तैयारियां की जा रही हैं, और ये खबरें आप कई दिनों से सुन रहे हैं। लेकिन अब खबर यह है कि जो पंजाब हुकूमत को साइड पर करने की तैयारी थी, कि पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारी थी, उल्टा गले पड़ गई है नून लीग के, क्योंकि नून लीग के अपने ही कुछ लोग हैं जो कि हुकूमत से राब्ते में हैं, और ये इंकशाफ सामने आया है। और नून लीग की ख़वातीन जो थीं वो फट पड़ी हैं हुकूमत के खिलाफ, और उन्होंने जो शिकवे थे वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही तक भी पहुँचाए हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान के GIT के सामने पेश होने की, उनकी फ़ाइनल कॉल की, और ये पंजाब की जो सूरत हाल है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करें नुमाइंदा खुसूसी हैं अब्बास शब्बीर साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे। और ख़ावर अब्बास हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अब्बास साहब, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि आज ज़ाहिर जो सारी सूरत हाल रही वो भी आपने रिपोर्ट की, फिर कल बनी गाला में जो एक अहम मीटिंग जिसमें आप मौजूद थे, जो मुलाकात हुई इमरान खान से, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, फाइनल कॉल इसी महीने में दी जाएगी। क्या तैयारियां हैं उस फाइनल कॉल की? और फिर आज जो इमरान खान GIT के सामने पेश हुए, किस स्ट्रेटजी पर है खुद इमरान खान साहब?
थैंक यू वेरी मच। हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि कल इमरान खान ने सितंबर की कॉल दी है और साथ ही रात को सैफुल्लाह नियाजी के घर FIA का छापा पड़ा है। फवाद चौधरी और मुराद सईद अदालत से रुजू करने के लिए चले गए कि हैरिस ना किया जाए FIA और पुलिस की तरफ से। तो जो ही सितंबर की कॉल दी, यहाँ पर कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है, माइंड उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है कि ये कुछ होगा, क्योंकि 25 मई जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं भूली, ना ही वो कभी भूलेगी। तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। जो इमरान खान से मुलाकात की आपने बात की, तो बड़ी एक अहम मुलाकात थी। बहुत सारी चीज़ें ओपनली उस मुलाकात के अंदर डिस्कस हुई, जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है वो किस तरीके से इमरान खान को धकेलने की कोशिश कर रही है, दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है, मुकदमात बना रही है। बड़ा वाज़े ऐलान है बनी गाला की तरफ से कि पहले दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, अब कभी मज़हब खाट खेला जाता है, कभी कौन से मुकदमात बनाए जाते हैं। तो अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये बड़ा क्लियर मैसेज था इमरान खान की तरफ से। ये मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि ये कब तक जो आप अवामी राब्ता मुहिम में बार बार कॉल की बात कर रहे हैं, ये कॉल कब आपने देनी है और वो कौन सी ऐसी लाइन होगी जब आप कॉल देंगे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अवाम तैयार है, सितंबर फाइनल महीना है, इसी में कॉल दी जाएगी। और आज उन्होंने दोबारा से जब वो JID के सामने पेश हुए तो वहाँ पर भी उन्होंने यही बात की कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, इसलिए अब बिल्कुल अवाम तैयार है और ये फाइनल है, अब वो रुकने वाले नहीं है। देखें, अगर तो इमरान खान को ये डराने की कोशिश करेंगे कोई गिरफ्तारी के डर से या मुकदमात के डर से, तो वो इमरान खान डरने वाले नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का मुकदमा बनाकर ये फंस गए। इंटरनेशनली इमरान खान को दहशतगर्द ये साबित नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ख़बरों की जीनत बनाया इमरान खान को और पूरी दुनिया में इस चीज़ को कंडेम किया गया कि इमरान खान एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, वो किस तरीके से उनको आप दहशतगर्द बना सकते हैं। तो ये बड़ा एक इनके ऊपर हम समझते हैं इनके सर पर दोबारा से आके पड़ी है। और ये जो इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश करने में हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हरबे तमाम नाकाम हो रहे हैं। आप देखें कि डे बाय डे इमरान खान पॉपुलर होते जा रहे हैं, दोबारा से शेड्यूल किया जा रहे हैं उनके जलसे भी। चारसद्दा, चकवाल और मियाँ वाली, ये 3 वेन्यूज़ हैं। लेकिन सबसे जो अहम बात जो हमें कल की मीटिंग में जो हमारे सामने उन्होंने की, जिसमें सितंबर की कॉल फाइनल कॉल है, जिसके बाद अब हुकूमती बेंचेस पर भी इस चीज़ में खलबली मच गई है कि अगर इमरान खान कॉल देंगे और अवाम इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद का रुख करेगी, पंजाब से KP के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, तो ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा इन तमाम लोगों को, लाखों अफराद को इस्लामाबाद आने से रोकने में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये अंदाज़ा तो हुकूमत को अच्छी तरीके से है। अब ये सैफुल्लाह नियाज़ी घर पर छापे हों या दीगर अरकान की गिरफ्तारी, ये लगता यही है कि तैयारी फिर हुकूमत की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। पॉइंट टेकन। अच्छा खावर, पंजाब में क्या सूरत हाल है? क्योंकि पंजाब में तो पहले अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई कि जी पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारियाँ हो रही हैं, लोटे वहाँ तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपकी ही खबर है कि वहाँ पर खुद नून लीगी खवातीन हैं जो ये कह रही हैं कि हमें यहाँ पर बड़े मसाइल हैं हुकूमत में रहते हुए। तो खबर क्या है और फिर फाइनल कॉल के बाद पंजाब में क्या कोई तैयारी की जा रही है इस हवाले से? क्या खबर? ये जो PDM है और इत्तेहादी हुकूमत है वफाक के अंदर, इन्होंने फिर से परतोलने शुरू किए थे ज़राए के मुताबिक कि किसी तरीके से जो है वो शबखून मारा जा सके पंजाब हुकूमत पर। क्योंकि जब तक आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? बिल्कुल। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। तो जब तक पंजाब पे आप हुक्मरानी कायम नहीं करते तब तक आप हुकूमत को मस्बत तरीके से चलाने में नाकाम रहते हैं। और इस वक्त पंजाब के अंदर जो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनके वज़ीर आला हैं। तो ये तय किया गया था कि किसी तरीके से उन्हें हटाया जाए, मगर जो है अपोजिशन को इत्तेहाद पंजाब में लेने के देने पड़ गए हैं। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि आज से 4 रोज़ कबल एक निजी होटल के अंदर एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसका मकसद जो है वो ट्रेनिंग था, मगर वहाँ पर तहरीक इंसाफ के हमारे ज़राए के मुताबिक 2 वज़रा मौजूद थे और एक और बड़ी सियासी शख्सियत मौजूद थी जिनके साथ मुलाकात हुई है मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन अरकान असम्बलीज़ की, और उन्होंने उसमें बड़े बड़े शिकवे किए। उनका कहना है कि हम
मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, मगर अब पार्टी जो है अपना इक़्तिदार बचाने के लिए एक नया फार्मूला तय कर रही है कि मुश्तरका तौर पर उम्मीदवारों को लाया जाएगा और जो वफादार उम्मीदवार हैं उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। और इसके साथ उनका ये भी कहना था कि वफाक के अंदर हुकूमत होने के बावजूद उन अफराद को नवाजा जा रहा है जो इस वक्त हुकूमत को सहारा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मगर जो पार्टी कारकुनान है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी कारकुनान जो है वो कमिटेड हैं और वो एहतजाज नहीं कर रहे, तो इस वजह से उन्हें किसी तौर पर भी कोई भी सहूलत मैसर नहीं की जा रही, बल्कि उनकी जानिब से ये ग्रीन सिग्नल भी दिया गया है कि अगर कोई वक्त आता है वोटिंग का या कोई ऐसा मामले का तो वो पंजाब हुकूमत का साथ देंगी। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि और भी अफराद मौजूद हैं, सिर्फ ये तो एक 6 अभी तक चीज़ें सामने आई हैं, 6 ख़वातीन अरकान असम्बली के हवाले से, मगर उनका ये भी दावा था कि इसके अलावा और लोग भी मौजूद हैं। तज़ब्ज़ुब का शिकार है इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि एक जानिब तो एक अहकामात जारी होते हैं लंदन से जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जानिब से होते हैं, दूसरी जानिब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए सियासी चालें खेल रहे हैं, तो वो चालें और अहकामात आपस में तजाद रखती हैं और कारकुनान उसमें जो है बुरी तरह पिस गए। अगर कारकुनान ये सोचते हैं कि अगर आप इस्लामाबाद की बात मानते हैं तो लंदन से दूरी होती है, लंदन की बात मानते हैं इस्लामाबाद से दूरी होती है, यहाँ वाले साहिब इक़्तिदार जो है वो लंदन वाली बातों पर जो है अमल करने पर काम रोक देते हैं, चीज़ें रोक देते हैं, ज़ाहरी तौर पर वो ये साबित करते हैं कि हम एक दूसरे के बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सियासी तौर पर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने फैसलों को सेव करने के लिए शहबाज शरीफ साहब जो अपने फैसले ले रहे हैं काबीना के साथ मिलके या के मुत्तहिदा जमातों के साथ मिलके, तो उन फैसलों में और जो है लंदन से होने वाले फैसलों में काफ़ी फासला, तो ये आप कह रहे हैं कि ये बुनियादी वजह है कि ज़ाहिर है ये फासले दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कम्युनिकेशन गैप जो है वो कारकुनान पे पड़ रहा है, इसी वजह से कारकुनान जो है वो मुंतशिर होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। अच्छा अब्बास साहब, एक चीज़ और है वो ये कि अब जब इमरान खान ने ये सोच लिया है कि जी सितंबर का ही महीना है, अब सितंबर काफ़ी सारा गुजर भी चुका है, इसी महीने में अगर निकलना है, मोबिलाइज करना है, फिर सैलाब की सूरत हाल है मुल्क में, तो स्ट्रेटजी क्या होगी? जबकि कि 3 जगह हुकूमत है पीटीआई की, उस सूरत में लोगों को लाना निकालना तो बहुत ही आसान है, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचना, फिर ये सैलाब का एक मामला, फिर हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं 25 मई को जहन में रखते हुए पीटीआई ने स्ट्रेटजी बनानी है, तो ये सारी चीज़ें रख के जहन में पीटीआई की स्ट्रेटजी वैसे है क्या, अगर इसी महीने में ही फाइनल कॉल है तो? देखिए 5 महीने में इमरान खान ने इस कौम को जगा दिया है। नौजवान नस्ल जिस तरीके से इमरान खान की आवाज़ पर 24 घंटे में इकट्ठी हो जाती है, आप देख लें कि इवेंट्स में आपको गिना देता हूं कि जब इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस रात को ये मंसूबा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, बनी गाला कितनी दुनिया पहुंच गई। जब इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया, आप देखें कि 24 घंटे के बाद जो कॉल दी गई थी कि पूरा पाकिस्तान निकल आया। इस तरह भरपूर बहुत सारे इवेंट हैं। जब भी इमरान खान ने कॉल दी है, अब आवाम जो है वो फ़ौरन तैयार है और 5 महीने में इमरान खान बॉइलिंग पॉइंट तक ले आए हैं इस आवाम को। अब सिर्फ और सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार है। 24 घंटे 48 घंटे भी मैं समझता हूं कि इमरान खान पहले अगर कॉल देंगे तो तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें पंजाब में, KPK में, AJK में और गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ कॉल का इंतज़ार है। टाइम बैरियर की आप बात ना करें कि इंतजामात के लिए कोई टाइम दरकार है। बिल्कुल आप देखें कि आप किसी जलसे के अंदर इमरान खान के देखेंगे, अगर इमरान खान कंटेनर से कॉल देते हैं या स्टेज से कॉल देते हैं अगले 24 घंटे या 48 घंटे की, तो वो कॉल को एक्सेप्ट किया जाएगा और अवाम इमरान खान की बताई हुई कॉल पर जहां वो कहेंगे, अगर इस्लामाबाद कहेंगे तो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इमरान खान ने बड़ा ये क्लियर किया है कि आइन और कानून के दायरे में करूंगा, जो भी करूंगा, पुरअमन एहतजाज होगा, किसी किस्म का वायलेंस नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि 25 मई को भी तहरीक इंसाफ की तरफ से वायलेंस नहीं हुआ था। जो मौजूदा हुकूमत थी उन्होंने तशद्दुद किया, घरों के अंदर घुस के गिरफ्तारियां की। तो ये मौकफ बड़ा क्लियर है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर एहतजाज होगा, और एहतजाज किस लिए हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की डेट दे दी जाए, साफ और शफाफ इलेक्शन इमरान खान की तहरीक इंसाफ की डिमांड है। अगर ये डिमांड इलेक्शन की पूरी कर दी जाती है तो फिर मेरा ख्याल है किसी कॉल की भी ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से भी बातचीत चल रही है। बहुत सारे कॉर्नर से हमारे ज़राए बताते हैं कि अच्छी पेशरफ भी नजर आ रही है, लेकिन जो कॉल है वो इमरान खान ने देनी है। मार्च भी शुरू होगा और सितंबर भी
जो सितंबर, कल उन्होंने कहा ये सितंबर ही सितंबर होगा और ये फाइनल होगा, लेकिन जो इलेक्शन की डेट होगी वो भी फौरन चाहिए इमरान खान को। उन्होंने कल इस तासुर को भी खत्म किया कि अगर मार्च अप्रैल या में इलेक्शन होते हैं। हाँ, इमरान खान कह रहे हैं ये सितंबर महीना होगा। अब जाहिर है देखना होगा कि कब देते हैं। 48 घंटे 24 घंटे ही बहुत है। बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शब्बीर साहब और आप खावर अब्बास साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन एक और बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल वो ये जिस पर मैं आज बात करना चाहती हूँ, वो कराची में जो डकैती मज़ाहिमत पर जो कत्ल हो रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ गई हैं, जिसमें हमने ये देखा कि सिर्फ 8 माह में नाजरीन तकरीबन 60 शहरियों को डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया गया है और भत्ता और अगवा बराए तावान की वारदातों की तादाद बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि पूरे कराची शहर को इन डकैतों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है और दिन दिहाड़े लोगों से लूटामारी की जा रही है। घरों में घुस के, दुकानों के बाहर, सड़कों पे, गलियों में, हर तरफ लोग गन पॉइंट्स पर अपनी मता, अपनी माल से महरूम हो रहे हैं, हत्ता कि उनकी जान भी जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें जो कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है हमने हमेशा कराची में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल देखी है, लेकिन आज जिस तरह से डकैती मज़ाहिमत पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, लोगों की जान ली जा रही है, कई वाक़यात हैं, 60 लोग इस पर कत्ल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस शहर में ज़ाहिर है हुकूमत, सूबाई हुकूमत 14-15 साल से सिंध में मौजूद है और एक वक्त वो था जब दहशतगर्दी, कत्ल व गारतगरी अपने उरूज पर थी, तो यहाँ पर ऑपरेशन भी किया गया। जब ऑपरेशन किया तो रेंजर्स और पुलिस सब ने उसकी तारीफ़ की कि आपने टारगेटेड ऑपरेशन किया और इससे अमन कायम हो गया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ इन वारदातों में इजाफा हो रहा है। पिछले आप सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक का डेटा देखें तो 57,000 वारदातें हुई हैं और ये वो वारदातें हैं कि जो पुलिस में रिपोर्ट हुई हैं। आपको पता है इसमें से जो है वो 32,000 वारदातें वो हैं जो मोटरसाइकिल छिनी हैं और 12-13 हज़ार सिर्फ वो हैं कि जो मोबाइल छिने हैं, जबकि मोबाइल बहुत बड़ी तादाद में छीने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मोबाइल छीनने वाले तो बेचारे जाकर रिपोर्ट भी नहीं करवाते। तो ये लाखों की तादाद में वारदातें पिछले 8 महीने में हुई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 20-30% ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें मारना शुरू कर दिया इन्होंने। अगर कोई आदमी आता है और किसी की चीज़ छीनते हुए जान से मार देता है किसी को, इसका मतलब ये है कि उसको ये मालूम है कि अव्वल तो वो पकड़ा नहीं जाएगा और अगर पकड़ा जाएगा तो छूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थानों की सतह तक इन माफियाज की सेटिंग मौजूद है और इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि सिर्फ छीनने वाले 2-4 लोग नहीं होते, गैंग होते हैं और इन गैंग की मुख्तलिफ काली भेड़ों के साथ जो इदारों में मौजूद होती हैं पुलिस के, उनके साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये भत्तों का पूरा निज़ाम ऊपर तक जाता है। हो नहीं सकता कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व ना हो। अच्छा। इसलिए कि जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं अफसरान के पुलिस के, वो जाहिर से कि जो हुकूमतें होती हैं वही करती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि रेंजर्स क्यों हैं कराची में? 1989 से यहाँ रेंजर्स मौजूद हैं और अगर रेंजर्स के लोग ये कहते हैं कि हमारे इख्तियारात नहीं हैं और हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नहीं पकड़ सकते, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि फिर रेंजर्स के इख्तियारात क्या हैं? तो वजाहत होनी चाहिए, सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर कोई किसी का मोबाइल छीनते हुए, गाड़ी छीनते हुए। अच्छा, ये बहुत सारे मुहरकात हैं हाफिज साहब जिन कर रहे हैं, ज़ाहिर इन पर हमेशा हम बात करते हैं, लेकिन अभी जो सूरत हाल है उससे निपटा कैसे जाए, इस पर मजीद भी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात करें कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम और डकैती मज़ाहिमत पर, जो लोगों के कत्ल हो रहे हैं उस पर। और हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। हाफिज़ साहब, अभी आपने बहुत सारे मुहरकात का जिक्र किया, ज़ाहिर जिसमें तैनातियाँ भी हैं पुलिस में, फिर हमारी जो पुलिस है वो पर्सनल प्रोटोकॉल पर भी लगी हुई होती है। ज़्यादा इतनी तादाद में तो पुलिस है भी नहीं कि वो देख सके, ये सारे मामला भी हैं। लेकिन अभी एक और ख़बर सामने आई है कि पहले तो ये हो रहा था कि जी पूरे सिटी में जो है वो कैमरास लगाए जाएं जिससे मॉनिटरिंग की जा सके, लाइव मॉनिटरिंग, वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब ये कहा गया है पुलिस की जानिब से कि जी लोग अपनी दुकानों के बाहर खुद कैमरे लगाएं। हालांकि होते हैं, घरों के बाहर भी कैमरे होते हैं, सीसीटीवी भी होती है, उससे फुटेजेस भी निकलती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो लगता यूँ है कि खुद कुछ नहीं करना, आवाम से ही कहा जा रहा है कि आप कैमरे लगाएं ताकि उसकी फुटेजेस से हम मदद हासिल कर सकें। हुकूमत है,
हुकूमत का सिस्टम है। देखें, अगर ये कैमरास की बात कर रहे हैं तो पिछला ज़रा रिकॉर्ड तो निकाल कर देखें ना, पिछले 10, 12, 15 साल में कितनी मरतबा कैमरों की मद में कितने पैसे लिए गए, CCTV कैमरों की बड़ी बड़ी इमदाद आई हैं, बड़े बड़े फंड्स रखे गए और कैमरास खरीदे गए। अगर ये कैमरास मेन शाहराहों के ऊपर भी फंक्शनल नहीं होते और आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दुकानदार के ऊपर और घर वालों पर डाल देते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप कैसी रियासत है ये तालीम नहीं दे, आपको ख़रीदनी पड़ती है, ये इलाज की सहूलत न दे, आपको ख़रीदना पड़ता है, या आपको जो है वो सड़कें नहीं दें, या आपको जो है वो पानी ना दें, वो आपको टैंकरों में ख़रीदना पड़ता है, नलकों में नहीं आता। ये बिजली देते हैं तो ओवर बिलिंग होती है और वो भी लोड शेडिंग होती है, पूरी बिजली भी नहीं देते, और ये रियासत फिर अमन भी नहीं रह सकती, वो भी आप खरीदेंगे, वो भी दुकानदार कैमरा लगाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? आपको हम क्यों टैक्स दें? आप किन बुनियादों के ऊपर हमसे पैसे वसूल करते हैं? इसलिए रियासत अपनी जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकती। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैमरास का निजाम बनाएं और मुजरिमों को पकड़ें, और आपके प्रोसिक्यूशन के अंदर वो सकम नहीं होने चाहिए कि जिसमें मुजरिम दंदनाते फिरें, पकड़ लिए जाएं तो छोड़ दिए जाएं। इसका मतलब सब मिले हुए हैं। जहां तक आपने मुझसे ये कहा कि पुलिस में प्रोटोकॉल का जो मामला है, ये बात सही है। एक बड़ी तादाद वो है जो वुज़रा, जो मुशीरों, जो सेनेटर्स, MNAs, MPAs और अफसरान, खुद पुलिस अफसरान के प्रोटोकॉल पे लगी हुई है। बहुत सारे वजीर मुशीर तो ऐसे जिनके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी मोबाइल जाती है, बहुत सारी तो बेगमात की शॉपिंग कराने के लिए भी मोबाइल जाती है। ये मैं ऐसी बात नहीं कर रहा जो अमूमी सी बात है, यह लोग अपनी आंखों से देखते हैं इस शहर के अंदर। तो आप ये बताएं कि वैसे ही नफरी कम है और ऊपर से आप प्रोटोकॉल में इतने लोगों को लगा देंगे तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? तीसरी बात यह है कि मकामी पुलिस क्यों नहीं है? जब मैं ये सवाल करता हूं तो लोगों को मिर्चें लगती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 90% लोगों का ताल्लुक जो कराची में पुलिस है उसका कराची के लोगों से नहीं है। जब हम ये बात करते हैं तो ये इसको लिसानी रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि हम जमात इस्लामी हैं, हमने लिसानियत के खिलाफ जिद्दोजहद करके बड़ी कीमत अदा की है इस शहर में। कोई नहीं आता था सामने जब हम लड़ रहे होते थे। हम ये बात लिसानियत की नहीं करते। इस शहर में रहने वाला अगर यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट सिंधी है या महाजिर है या पंजाबी है या पख्तून है, हमें इससे कोई गरज नहीं। यहाँ रहने वाले जिनके बच्चे यहाँ पर रहते हों, जिनके माँ बाप यहाँ पर हों, जिनकी बेगमात यहाँ पर हों, अगर उन लोगों को आप तैनात करेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी, उनको पकड़ा भी ये मकामी लोगों को जॉब्स देते हैं ना तो उनको एहसास होता है इलाका है, ये मेरा शहर है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई लसानियत नहीं है, कोई तासुब नहीं है, ये समझने वाली बात है। अच्छा, क्योंकि हमने देखा चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मामला हो, बारिशों के बाद जो शहर की सूरत हाल हो उसका मामला हो, या फिर आज स्ट्रीट क्राइम का मामला, हमेशा एक बड़ी तेज़ और एक बड़ी आवाज़ रही है जमात इस्लामी। आपने हर मौजू पर बात की है, हर मौजू पर आप खड़े हुए हैं। आज भी आप 14 मकामात पर कराची के एहतजाज करने जा रही है जमात इस्लामी। इस सारी सूरत हाल में जो दीगर अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो कहाँ हैं? वो आपके साथ क्यों खड़ी होती हैं? आप उनको क्यों नहीं दावत देते कि वो भी आए और एहतजाज करें? क्योंकि वो भी उतनी अपोजिशन करती हैं, वो भी उतनी यहाँ पर सियासी पार्टी इतनी आप हैं। नहीं, देखिए, जमात इस्लामी एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। हम इस शहर के अंदर रहते हैं, शहर के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। शहर के लोग हमारे साथ हिमायत कर रहे हैं, दिन ब दिन हमारी हिमायत बढ़ती जा रही है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी यहाँ, अगर ये तो भाग रहे हैं ना सारे के सारे लोकल बॉडीज़ से, ये जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे लोगों की जो है वो तवज्जो होगी जमात इस्लामी की तरफ। सारी पार्टियों के वोटर सपोर्टर इस वक्त बल्दियात में जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि जमात इस्लामी का मेयर आए। तो हम पार्टी हैं, हम काम कर रहे हैं, आवाम की आवाज़ बन रहे हैं, आवाम हमारे साथ, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक नहीं होते हैं, आवाम होना चाहिए उनको, लेकिन कम से कम उनको ये तो पता है कि हमारी आवाज़ जमात इस्लामी बन रही है। तो जिनके पास इतना भारी भारी मैंडेट है वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? सही बात है, करना चाहिए। मसला ये है ना कि चाहे PTI हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कैसे एहतजाज कर सकते हैं जिनसे भत्ते वसूल करते हैं? किसी का दुबई चैप्टर उनको पैसे दे रहा है, किसी का अबराज ग्रुप से किसी की क्या सेटिंग है, ये कैसे एहतजाज कर सकते हैं? MQM कैसे कर सकती है? ये कैसे बैरियर टाउन के खिलाफ जो कराची के लोगों को पीसा गया और उनके पैसे खाए गए, तो ये कैसे बात कर सकते हैं उनके खिलाफ? सबके स्टेक्स हैं वहां पर, सब जो है वो बिके हुए होते हैं। ये जमातें कैसे एहतजाज कर सकती हैं मरदमशुमारी के हवाले से कि जहां जो है वो PTI और MQM ने मिलकर कराची की आधी आबादी को नोटिफाई कर दिया, जाली मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया? ये कैसे आवाज़ बुलंद करेंगे? इनसे एक ग्रीन लाइन नहीं बनी है। तो इसलिए ये पार्टियां कर ही नहीं सकती, ये आवाज़ उठा ही नहीं सकती। फिर इनका एजेंडा कोई और है, इनका एजेंडा कराची नहीं है, कराची के अवाम नहीं है। आप इनकी मरकजी लीडरशिप से लेकर यहाँ तक की लीडरशिप देख लीजिए, कराची किसी का एजेंडा नहीं है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है। तो इसलिए हम तो कराची के लोगों को तनहा नहीं छोड़ सकते, हम तो उनकी आवाज़ बनते हैं, हम तो कोर्ट में भी जाते हैं, हम नेपरा में भी जाते हैं,
हम जो है वो पुलिस से, रेंजर से, डीजी रेंजर से मुलाकातें भी करते हैं। हम जो है वो सड़कों के ऊपर अपना आईनी और पुरअमन जमहूरी हक इस्तेमाल करके एहतजाज भी करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी के नतीजे में कराची में शऊर भी पैदा होगा और खौफ भी निकलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो आवाम के साथ मिलकर हम कराची का हक कराची को दिलाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। और कराची के लोगों को ना अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। ये हमारा शहर है, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ का तहफ़्फ़ुज़, हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारी जान माल, हमारे बच्चे, हमारा घर, ज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के मसाइल बहुत हैं और इन मसाइल पर बात करने के लिए एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिन पर मुख्तलिफ मौज़ूआत, कराची के ही अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं कितने शोज़ मुझे करने पड़ेंगे। लेकिन एक और मामला है, वो है महंगाई, और उसके बाद जो महंगाई तो बढ़ रही है उस पर हम बात भी करते हैं, और इतनी बढ़ चुकी है कि तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। लेकिन एक मसला और आ गया नाज़रीन, और वो मसला आ गया आटे के बहरान के, क्योंकि आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा मिल नहीं रहा, लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये हाल पूरे मुल्क का है, कोई स्पेसिफिक शहर का ये हाल नहीं है। आटे की मनमानी कीमतें मुकर्रर की गई हैं, गंदम की शॉर्टेज भी हो रही है, तो सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स जो कि दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ते चावल मिलते हैं, वहाँ भी लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। तो पहले ज़रा हम लाहौर की सूरत है, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, आसिम रज़ा साहब जो कि वाइस चेयरमैन है सेंट्रल फ्लोर मिल एसोसिएशन के, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया, आपसे मैं बात करती हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं शम्सुल इस्लाम साहब जो कि माहिर हैं उमूर अजनास के, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ज़रा लाहौर की सूरत हाल जानें कि वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा नहीं है और आटे की कीमतें क्या हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, सुधीर चौधरी, उनसे बात करते हैं। सुधीर, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आटा मिल नहीं रहा, कीमतें ज़्यादा हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में क्या सिचुएशन? जी बिल्कुल, इस वक्त मार्केट में सस्ते आटे की जो किल्लत है वो जारी है। सस्ता आटा मार्केट में बहुत कम मिल रहा है, और जिन जगहों पर मिल रहा है उसका म्यार इतना घटिया है और इतना गैर म्यारी है कि वो खाने के काबिल नहीं है। इसी वाले से हम बात भी करेंगे एक कस्टमर से जो कि यहाँ पे सवेरा स्टोर पे मौजूद है। भाईजान ये बताएं कि आटे की क्या सूरत हाल? मैं सर डेली का कस्टमर हूँ इनका, और ये 3-4 दफ़ा हम इनको कंप्लेन कर चुके हैं जो इनके पास आटा है कि ये बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। ऐसे जैसे टुकड़े पीस के ना जब वो आटे को छाने तो ऊपर वो बुरा नमा चीज़ आ जाती है। 3-4 दफ़ा इनको कह चुके हैं कि आपका आटा ठीक नहीं है, लेकिन वही आटा आ रहा है, जब भी लेके जाओ वही आटा आ रहा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने सरकारी गंदम थी उसकी कीमत 1765 रुपये फी मन से बढ़ाकर 2300 रुपये करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब सस्ता आटा जो है उसका थैला 980 रुपये से बढ़कर 1370 रुपये तक हो जाएगा। तो वो बहुत ठीक है। सुधीर चौधरी बहुत शुक्रिया। और की सूरत हाल थी सुबह बलूचिस्तान कोयटा, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। एक तो आटा मिल नहीं रहा, और अगर कहीं मिल रहा है तो उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ज़रा इस पर ही बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं आज़म उल्फत। आज़म, कोयटा में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान भर में गुज़िश्ता एक हफ़्ते से आटा का बोरान चला आ रहा है, और ये बोरान आज भी बरकरार है। हम एक शहरी से पूछते हैं कि आप बताएं कि कितनी मुश्किलात आपको हो रही है आटा? ये तकरीबन 10-12 दिन हो गए जब से ये सैलाब आया, या ये चीज़ें जो है कि बलूचिस्तान में आटा तो बिल्कुल जो है ना शिद्दत इख्तियार कर गया, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। कि कल मैंने बाज़ार में मोटरसाइकिलों पर इधर उधर चक्कर लगाए दुकानों पर, लेकिन बिल्कुल नहीं मिला। अगर जो आटा मिला भी है वो 2600 रुपये का, 20 किलो आटे का जो थैला वो 2600 रुपये का मिल रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ। जैसे कि हमें शहरी ने कहा कि आटे के बोरान फ्लोर मिल मालकान का जो मसला है, हुकूमत के साथ बैठ के इस मसले को तरजीह बुनियादों पे और हंगामी बुनियादों पे हल करे, ताकि कोयटा शहर में और अंदरूनी बलूचिस्तान जो पहले से 90% डूबा हुआ है, इनके मसाइल फौरी तौर पे हल करे, ताकि जो बुनियादी मसाइल है खुसूसी इन मसाइल को देखना भी चाहिए। बल्कि यही सूरत हाल। आज़म उल्फत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आम आदमी, एक गरीब आदमी क्या खाता है? रोटी तो खाता है। अगर उसको रोटी भी नहीं मिलेगी और उसका एक कुंभा है, उसका एक ख़ानदान है जो कि एक बड़ा ख़ानदान है, उसको 20 किलो आटे का थैला चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? जिसकी दिहाड़ी इतनी नहीं है, एक दिन की दिहाड़ी इतनी नहीं है। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आसिम साहब से ज़रा पहले गुफ्तगू आगाज़ करूँगी। आसिम साहब, क्या वजह है कि शॉर्टेज हो गई है गंदम की, महंगी क्यों कर दी गई है? वजूहात क्या हैं? कैसे सूरत हाल ठीक होगी? हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। अब आ रही है आसिम साहब? आसिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आसिम साहब? अच्छा, रिकनेक्ट कर लें। आसिम रज़ा साहब की गुफ्तगू बढ़ेगी, क्योंकि जो सवाल मैंने उनसे करने हैं वो ज़ाहिर है, जो गंदम की शॉर्टेज हो रही है। एक तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मुल्क भर में जो सैलाब की सूरत हाल है, कई फसलें इसमें ख़राब हुई हैं। गंदम
जिसकी फसल बहुत बड़ी तादाद में ख़राब हुई, बारिश की फसल को नुकसान पहुंचा, कॉटन की फसल को नुकसान पहुंचा, उसके आफ्टर इफेक्ट्स सैलाब के जो कि अभी आना बाकी हैं। ये उससे पहले ही हमने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हो गई है। अब ये शॉर्टेज मसनूई है या फिर ये वाकई सैलाब की वजह से है, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं सैलाब के, ज़रा इस पर बात करेंगे। शमसुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ हैं। शमसुल इस्लाम साहब, वजूहात क्या होती हैं? ज़ाहिर जब हम बात करते हैं कि जब किसी मुल्क में सैलाब आता है तो उसके आगे के आफ्टर इफेक्ट्स फूड शॉर्टेज की वजह से आते हैं, तो आपको लगता है कि अगर आज गंदम का बहरान है तो ये आफ्टर इफेक्ट्स सैलाब के या फिर कोई और वजह है? देखिए जी, इसमें जो इस वक्त जो आटे का बहरान मुल्क में आया हुआ है, यूटिलिटी स्टोर तक भी आटा नहीं है, कटा नहीं है, कराची की यूटिलिटी स्टोर किसी जगह आटा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह हुकूमत की नालायकी है और उनकी गलत पॉलिसी है। अच्छा। फरवरी 24 को यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से दुनिया भर में, क्योंकि रशिया यूक्रेन जो है वो 30% दुनिया का वीट एक्सपोर्ट करता है, तो ग्रेन्स की प्राइसेस बढ़ी और दूसरी चीज़ों की प्राइस बढ़ी। गंदम जो है इंटरनेशनल मार्केट में अप्रैल में जो है कि ऑल टाइम हाई हो चुकी थी, जबकि पाकिस्तान में मार्च में गंदम की प्राइस 55 रुपए थी, 2200 रुपए में हुकूमत ने खरीदी थी सरकारी इनकी। लेकिन जब हम इंपोर्ट करने गए, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको बहुत 3 मिलियन टन जो है स्टॉक इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से फूड इनसिक्योरिटी के मसले आ रहे थे। तो उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इंपोर्ट करने के लिए अपनी जब गंदम की इंपोर्ट स्टार्ट की तो वो ऑल टाइम हाई प्राइस पे जो उन्होंने टेंडर दिया, 25 मई को जो बिड खोली थी वो $515.49 का जो है बिड आई थी। उसी वक्त इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि यूएन में एक मीटिंग हुई थी, यूएसए ने कॉल की थी और उसमें कुछ मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि जी हम इसके लिए कोई आसान रास्ता निकालेंगे, और जिसका फॉलो अप पे फिर आपको पता है कॉरिडोर भी स्टार्ट हुआ और उससे गंदम की सप्लाई बढ़ी। 25 मई को से पहले 18 मई को जो है इंटरनेशनल मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी थी, $500 से कम हो गए, कोई $438 की। और जिस दिन हमने टेंडर खोला उस दिन हमने $515 की जब हमारे पास बिड आई तो हमारे टीसीपी के जो ऑफिसर डिसाइड किया कि बाकी जो बिड्स हैं उन सबको, जिनकी 550 535 थी, उन सबसे कहा कि आप 515 को मैच कर लो। इररिस्पेक्टिव थिंकिंग, स्टडिंग, एवेल्युएटिंग के इंटरनेशनल मार्केट क्या प्राइस है, उन्होंने उसको 515 पे खरीदा और वो पहला मैसेज था जिसने मार्केट में आपकी गंदम की कीमतों को बढ़ाया और वहीं से आपका तो यानी कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये मिसमैनेजमेंट है, फैसलों का फुकदान है कि आपने राइट टाइम पर राइट फैसला नहीं किया, जिसकी वजह से आज आपका जो गरीब तबका है वो परेशानी उठा रहा है। पॉइंट टेकन, बड़ी आपने अच्छी बात की कि आपने एक सही मामले की तरफ निशानदेही की कि भाई ये मामला है, इसलिए आज हम ये सारा शॉर्टफॉल और गंदम की कीमतें बढ़ती हुई देख रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, फ्लॉर मिल एसोसिएशन का इस पर क्या मौक़िफ़ है? ये वाकई ये इंपोर्ट कर रहे हैं, देर से हुई सारी बिडिंग, महंगी उस पर हुई, फिर हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, या वजूहात कुछ और हैं? देखिए, इस टाइम पे अगर हम मुल्की सूरत हाल को देखें ना तो हमारे पास इतनी गंदम मौजूद है कि हमारी जरूरत पूरी कर सके। अच्छा, वास्को के पास, गवर्नमेंट पंजाब के पास ये सारी इतनी गंदम मौजूद है कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी जो 20 लाख टन हमारी होती है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। लिहाजा उसके लिए इंपोर्ट करनी थी, उसके लिए हमें इंपोर्ट करनी थी। अब जो पहले टेंडर आए वो जिस तरह भाई ने बताया कि रेट हायर साइड पे थे, तो उसकी वजह से जो अपना टेंडर जो है उनको ड्रॉप किया गया। लेकिन आज के दिन आप देखें, आज 330 या $325 में गंदम अवेलेबल है। गंदम अवेलेबल नेशनल मार्केट में, जो कि पाकिस्तान आके डॉलर की अंदर इजाफे के बावजूद 32-3300 रुपए में पड़ेगी। अच्छा, लिहाजा मैं समझता हूँ कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरवेंशन जो फूड डिपार्टमेंट की हैं, जिस तरह सिंध के पास गंदम मौजूद है, अगर सिंध इसकी रिलीज करेगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो रोक के क्यों रखी है गंदम, रिलीज क्यों नहीं की जा रही सूबों की तरफ से? जी, मैं ये गुजारिश करने लगा हूँ कि जब इतनी रेट ज्यादा हाई हो गई, जितना ज्यादा रेट हाई हो गया उसकी वजह से इंटरवेंशन जरूरी है कि ये इंटरवीन करें ताकि मार्केट स्टेबल रहे और रेट्स डाउन आए। लेकिन इस टाइम पे जो सूरत हाल है वो ये है कि ना सिंध इशू कर रहा है, ना बलूचिस्तान में गंदम का इजरा हो रहा है, सिर्फ पंजाब में 16,700 टन का इजरा है जो इस टाइम पे चल रहा है, लेकिन वो पंजाब की जरूरत के लिए पूरा नहीं है। अभी जिस तरह आपने दिखाया कुछ स्टोरों का मामला, मैं ये समझ 25 से 27,000 टन पंजाब में इशू हो तो हर आदमी को सस्ता आ सकेगा, लेकिन जब आप 16,000 करेंगे तो वो जरूरत से आधा है।
तो वो मार्केट को पूरी तरह हर आदमी को हरा तो आसिफ साहब इसके पीछे कोई वजह तो होती होगी ना, क्या वजह क्या होती है? हम देखते हैं कुछ अरसे बाद फिर इस तरह से बहरान उठता है आटे का, गंदम का, क्योंकि गंदम रिलीज नहीं की जाती। कोई स्ट्रेटेजी तो होती होगी ना सूबों की इसके पीछे? देखिए, नॉर्मली सितंबर अक्टूबर में जाके गंदम रिलीज होती है, उससे पहले कभी नहीं होती। अच्छा, इस दफा था कि नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अवाम की फलाह के लिए एक रिड्यूस्ड रेट पे गंदम इशू की। सही। और वो था 2200 में खरीद के 1765 रुपए में अवाम को गंदम का आटा देना शुरू किया। लेकिन वो सस्टेन करना या उतनी क्वांटिटी पूरा करना, ये एक अलग चैप्टर है। 1-2 महीने के लिए अगर आप कर रहे हैं, जिस तरह रमजान में नॉर्मली होता है कि आप सबसे, तो वो सिर्फ एक रमजान का महीना होता है। हमारा मुल्क टाइम पे इतनी बड़ी सब्सिडी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब ओपन मार्केट में जो गंदम आज से सिर्फ 5 या 6 दिन पहले जो 27 से चल रही थी, वो 3400 पे जा पहुंची। उसकी रीजन क्या है? रीजन सिर्फ एक थी कि 4000 रुपए की अनाउंसमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आई और 3000 रुपए की बाकी। तो जब जिसने स्टॉक होल्ड किया हुआ है, गंदम को होल्ड किया हुआ है, वो ये जब इतना बड़ा रेट सुनता है तो वो गंदम होल्ड करता है, या वो अपनी मनमानी के रेट पे चाहेगा कि मैं गंदम बेचूं। यही वजह है कि 4 से 5 दिन में गंदम की फी मन कीमत 500 से 600 रुपया बढ़ी। अच्छा, जब कीमत ऊपर जा रही होती है तो हर आदमी स्टॉक को होल्ड कर लेता है। मगर ये कितना गलत अमल है ना कि आप सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए आप लोगों को परेशान करें। हुकूमतों का काम है ना इस पर कि वो अपना एक्शन लें, कि वो उनको पता होता है कि कौन लोग हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, रोका हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उनको ज़्यादा कीमत मिल जाए। पॉइंट टेकन। मेरे पास वक्त की भी कमी है, तो शमसुल इस्लाम साहब, अब होता क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है हम अब पहले एक ज़माने में हम पढ़ा करते थे किताबों में और देखा भी करते थे कि जी पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अब ऐसा रहा नहीं है, ये सिर्फ किताबों की हद तक की बातें रह गई हैं और हम ज़्यादातर जो हमारे अजनास हैं वो इम्पोर्ट करा रहे हैं और हमारा पैसा भी डीवैल्यू हो रहा है। कोई मैकेनिज्म नज़र आता है आपको हुकूमतों का कि इस हवाले से कोई मैकेनिज्म हो, ज़्यादा से ज़्यादा अजनास यहाँ उगाई जाएँ? देखिए जी, पाकिस्तान अभी भी जो है, अल्लाह का करम है कि अभी भी एग्रीकल्चर मुल्क है। जो क्रॉप मार्केट हुई थी इस दफ़ा वो अराउंड 27 मिलियन टन थी। पिछले भी स्टॉक रखे हुए थे, ये मैनेजेबल थी, लेकिन हुकूमत की नालायकी की वजह से इसके अंदर हुआ। और ये आसिफ साहब ने तो खुल के नहीं बताया, ये महकमा खुराक वाले जो है, जो इनको गंदम रिलीज करते हैं और जो खरीदारी करते हैं किसान से, ये वहाँ से करप्शन स्टार्ट होती है। बारदाना रिलीज किया जाता है तो किसान से पैसे लिए जाते हैं, उसके बाद जो वीट इनको रिलीज की जाती है उसमें पैसे लिए जाते हैं। आप ये वोट किया कि बनाया गया ऐसा कि बहरान बने, मीडिया के ऊपर खबरें चलें ताकि फिर उनके जो पैसे जो रेट है वो बढ़ जाए। आपको जो है इस पूरी पॉलिसी को खत्म करना होगा। ये करप्शन को प्रमोट कर रही है। आज आपकी आबादी जो है वो 25 करोड़ तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप अगर पुरानी पॉलिसी को लेके बैठे रहेंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन होगी, ग्रोअर को जो है इस खौफ से कि उसके पास आके छापे मारते हैं, तो ग्रोअर ने गंदम लगाना कम कर दी, जिसकी वजह से लास्ट ईयर आपको जो क्रॉप जो है, जो हार्वेस्ट अभी मार्च में हुई थी, वो 4% कम हुई थी। अब किसान कहता है कि मैं इसके बजाय ऑयल सीड लगा लूंगा, मैं गंदम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक वाहिद क्रॉप बची है गंदम जिसकी होती है और MSP प्राइस जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है। इससे निकलना होगा। इसको मार्केट को राइस की तरह ओपन कर दें, जो फ्लावर मिनरल्स हैं वो भी खरीदें, जो ट्रेडर्स हैं वो भी खरीदें, साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपकी खुली होनी चाहिए। अगर गंदम लोकल महंगी हो रही है तो किसी वक्त भी इंपोर्ट हो जाए, और अगर बहुत ज्यादा क्रॉप हो गई है तो फार्मर को मारने की बजाय उसकी एक्सपोर्ट हो जाए तो उनको भी फायदा होगा, और आपका जो है हर वक्त अवेलेबिलिटी जो है वो बैलेंस तरीके से रहेगी। लेकिन ये इसके ऊपर नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें अरबों रुपए की करप्शन होती है। बहुत ज्यादा आपके पास जो है ना तो इसकी प्रॉपर स्टोरेज की कैपेसिटी है। हुकूमत जो है गंदम खरीद के पहले तो आपको वो फाइनेंस का प्रॉब्लम, ये कितनी अफसोस की बात है शमसुल इस्लाम साहब कि यहाँ पर सिर्फ करप्शन करने के लिए अपनी मनमानी की जा रही है, हालांकि मैकेनिज्म मौजूद है और किया भी जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का, आसिम रजा साहब और शमसुल इस्लाम साहब। बड़ी अहम गुफ्तगू की और यकीनन ये हमारी जो बात है इस प्लेटफॉर्म से हुक्काम बाला तक पहुंची होगी कि किसान भी मारा जा रहा है और एक आम आदमी मारा जा रहा है। सिर्फ जो करप्शन कर रहे हैं उनको फ़ायदा देने के लिए आज गंदम को रोका गया है, हालांकि गंदम तमाम सूबों में मौजूद है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक और मामला लाहौर में पेश आया। रेप केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इस पर हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन लाहौर में जो जहनी तौर पर एक माजूर बच्ची थी 10 साल की, उसके साथ रेप किया गया, उसका मरकज़ी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। ये केस क्या था, कैसे हुआ
और मरकजी मुलजिम गिरफ्तार तो हो गया है कि और भी मुलजिमान हैं, इस पर हम बात पाएंगे। जाबिर वक्कास हमारे साथ हैं। जाबिर, मुझे बताइएगा कि कब हुआ था ये वाक़या रुनमा, और जो मरकजी मुलजिम गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, क्या तफ्तीश बात सामने आई है, क्या दीगर मुलजिमान भी थे इसमें? देखिए, जो वकूआ का बताया गया है वो तकरीबन दिन 1 बजे 2 बजे के दरमियान का वक्त है, जिसके बारे में रिपोर्ट किया गया है कि बस्ती चिराग शाह है जो कि मौजूदा थाना जनूबी छावनी की हदूद में, वहाँ पे ये बच्ची जो कि 10 साल की थी, मजूर बच्ची थी, ये सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। इसके साथ जो है वो नामरूम मुलजिम था पहले, जिसके बारे में पता नहीं था कि उसने वर्गला कर बच्ची को जाति का निशाना बनाया। और इस हवाले से फिर उसके बाद जो वहाँ की जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस थी उसकी जो है पहले एक मशहूर शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसको हिरासत में लिया गया। फिर उसके बाद उसे जब इंटरोगेशन हुई तो वो उसने अपना जुर्म का इतराफ कर लिया। इसमें जो है वो जेंडर सेल और फॉरेंसिक की टीमों ने जितने भी शहादत इकट्ठे किए उसमें जो है वो सीसीटीवी कैमरों की मदद से एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसने बाद में अपना इतराफ जुर्म भी कर लिया। बच्ची चूंकि डेफ थी, वो बता नहीं सकती थी ना वो कि वो कैसे गई, कहाँ गई और कौन लेकर गया उसको, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे थे उनकी मदद से इसको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि इससे पहले एक केस था मारिया का, जो कि 7-8 साल की बच्ची थी, उसका भी इसी तरह स्विमिंग गई थी और वहां पर भी स्विमिंग पूल के जो मालिक था उसने उसके साथ रेप किया और फिर उसके बाद उसको गला घोट के मार दिया। ये एक वाकया नहीं है, कई वाकयात हैं, रोज़ की बुनियाद पर हम ये वाकयात सुनते हैं, रिपोर्ट करते हैं। जाबिर वक्कास, बहुत शुक्रिया। ना की बात यह है, पंजाब हो, सिंध हो या फिर KP, वहाँ पर रेप के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकाम बाला ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये बच्चियाँ किसी की बच्चियाँ हैं और ये माजूर बच्ची जिसके साथ ज्यादती की गई, जो ना बोल सकती है ना सुन सकती है। ये इस तरह के मकरू दरिंदे जो कि आज़ाद घूम रहे हैं, अब तक हमारे निज़ाम ठीक नहीं होगा, इनको पकड़ के इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये चीज़ें रुक नहीं सकती हैं। और अगर आप इंसान नहीं हैं और आपका दिल मर चुका है, आपके एहसासात मर चुके हैं, तो यकीनन इस खबर का आप पर कोई असर नहीं होगा। आज जो मैं बात कर रही हूँ उसका भी आप पर कोई असर नहीं होगा। और वाकई आपके सीने में दिल है तो आपको एहसास होगा कि 10 साल की बच्ची थी, माजूर थी, उसका रेप किया गया है। दूसरा, सोचिएगा इस खबर के बारे में, शायद किसी के दिल पर असर कर जाए मेरी बात और ये मामला हल हो, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ ये रेप केसेस रुक जाएं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।